हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊष्मा यानी कि हीट। तो इससे रिलेटिव 120 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो हमारा फिफ्थ लेक्चर है फिजिक्स का, फोर्थ लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आई का आइकन होगा, वहाँ से भी जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए फाइनली ये जो हीट होती है ये होती क्या है ये आपको समझना जरूरी है। कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वो देख लेते हैं हम लोग, फिर मैं आपको इसको पिक्चर के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसका कार्य में बदला जा सकता है, जिसे वर्क में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और वस्तुओं के बीच ऊष्मा उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। यहाँ पे वर्ड आप नोट करना, तापांतर। ठीक है, तापांतर मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं में जो तापों का अंतर होता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अभी ये सारी चीज मैं अच्छे से पिक्चर में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। तो जब वो टेम्परेचर का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तभी क्या होता है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि वस्तु का ताप यह टेम्परेचर वस्तु में ऊष्मा की मात्रा व वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है वो ताप, वो ऊष्मा की मात्रा पर व वस्तु के पदार्थ की प्रकृति, उसका नेचर क्या है, उसमें निर्भर करता है। जबकि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, तो फाइनली ये तो पढ़ने वाला बात हो गई। अब हम लोग यही समझते हैं कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हमने शब्द सुना था, ये होता क्या है, हीट क्या होता है। देखिए, हीट तो आपको मालूम चल गया कि एक प्रकार की एनर्जी है, बस इतना आप बोल देंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि हीट क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि टेम्परेचर डिफरेंस हमने वर्ड यूज क्यों किया था। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है हीट का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम में दो चीज दिख रही है। एक यहाँ पर ये चीज दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है गर्म चीज है ये, या हीट इसमें ज्यादा है, और ये वाली आपको दिख रहा है यहाँ पर कोल्ड एरिया है। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टू लो होता है। मतलब हाई टू लो होता है, या इसका जो टेम्परेचर है कम ज़्यादा होगा जब इसका टेम्परेचर कम होगा, तो हमेशा जो हीट ट्रांसफर होगी वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इस डायग्राम से आप ये समझिए कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। इवन आप ये सोचते होंगे कि आपको कोई भी चीज़ गर्म लगती है क्यों है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आप किसी गर्म चीज को अगर छूते हैं तो वो आपको गर्म क्यों लगती है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये जो है गर्म कर रहे हैं, यहाँ से हमने क्या दिया, आग से उसको हीट दी, तो हीट क्या हुई है, बर्तन में पूरी समा गई। अब ये हीट के जो मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे कहाँ आएंगे, हैंडल के पास आएंगे। अब हैंडल क्या था, थोड़ा ठंडा था, और आपका हाथ क्या है, थोड़ा सा उसका क्या है, टेम्परेचर कम है, तो ये जो हैंडल है, ये हैंडल पे हीट पहुंचेगी, और यही हीट से कारण जब वो गर्म होगा तो आपको क्या है, ये हैंडल गर्म लगेगा। क्यों लगेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि आपके हाथ का टेम्परेचर कम है और इस हैंडल का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो ये आपको कैसे लगेगा, ये गर्म लगेगा, बिकॉज ऑफ द हीट टेम्परेचर डिफरेंस। आपको ये समझ में आ गया, गर्म क्यों लगती है आपको कोई चीज, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो आपके हाथ के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अगर आपके हाथ का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो, और इसका कम हो गया, तो आपके हाथ से जो गर्म चीज है वो आपको यहाँ पर ट्रांसफर होगी, और वो चीज आपको गर्म नहीं लगेगी। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से ये जो होता है हीट होता है। और एक चीज और समझ लीजिए कि टेम्परेचर और हीट ये दोनों अलग अलग चीज रहती हैं। सुनने में तो ये सिनोनिम्स लगता है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही चीज बोल देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो गर्म कर रहा है, गर्म के कारण, जिसके कारण ये जो है पात्र गर्म हो रहा है, वो एनर्जी, जो एनर्जी है उसमें उपस्थित, वो एनर्जी आपकी हीट है। जबकि टेम्परेचर बात करें तो टेम्परेचर मतलब कि ये कितने डिग्री का, उसकी मात्रा या क्वांटिटी कितनी डिग्री है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 4 फ़ारेनहाइट है, ये सब आपने सुने ना। तो मतलब उसकी अगर हम लोग मात्रा काउंट करने लगते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर गिनते हैं। लेकिन हीट क्या है, हीट क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में हम लोग उसको हीट देखते हैं। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये मॉलिक्यूल आपके पास आए तो ये हीट का ट्रांसफर हुआ, है ना। अब ये कितना टेम्परेचर हुआ, कितना डिग्री आपके पास आया ये हीट, वो होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे समझ में। तो चलिए, यहाँ पर कुछ मात्रक हैं ऊष्मा के, वो आपको पता होना चाहिए। 1 कैलोरी बराबर आपका होता है 4.186 जूल, और अगर 1 जूल के बारे में बात करें तो 4.24 जो है कैलोरी होता है।
और अगर हम लोग बात करें 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी बराबर अगर हम लोग देखें तो 4186 जूल होता है। ये सारी यूनिट आपको याद रखनी है, ऑप्शन में बहुत पूछी जा सकती है। एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर कितना होता है, होता है 252 कैलोरी। और एक थर्म बराबर कितना होता है आपका 1 लाख ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई। ओके, तो फाइनली आपको वो काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ मालूम चली होगी। आपको बस ये याद रखना है हीट क्या है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। दो धातु का सोल्डरन उनके किस गुणों का कारण संभव है, तो वो आसंजन के कारण जो है वो संभव है। बर्फ के बुरादे में पैक क्यों की जाती है, जो बर्फ है बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है, तो देखिए बुरादा ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा कुचालक होता है। बुरादा जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा कुचालक होता है, इसके कारण उसको बुरादे में क्या करा जाता है, पैक करा जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई कैसी रहती है, तो चौड़ाई जो रहती है वो अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ी में गर्मियों में ये सुस्त क्यों हो जाती हैं, तो देखिए लोलक की जो लंबाई है, लंबाई बढ़ने के कारण जिससे इसका जो दोलन है, दोलन में लगा जो समय है वो बढ़ जाता है, उसके कारण जो है गर्मियों में ये सुस्त हो जाती हैं। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। ओके, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, तो कोटर का आयतन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। जब पानी जम जाता है ना तो वो फैलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की जो पाइपलाइन है वो फट जाती है। इसका कारण क्या है, देखिए पाइपलाइन में जो पानी जमने पर फैल जाता है, क्योंकि देखिए मैंने यही वाला जो कॉन्सेप्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा। ठंडी के टाइम क्या होता है, पानी जम जाता है जिसके कारण जो है वो पाइप फट जाते हैं। कोई भी चीज़ हो उसमें दबाव महसूस होता है जिसके कारण वो फट जाता है। ओके, बात करें दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो देखिए क्योंकि वो धातु गर्म करने पर फैलती हैं। धातु जो है वो गर्म करने पर क्या होती हैं, फैलती हैं, तथा ठंडी होने पर क्या होती है, संकुचित हो जाती हैं। इसलिए जो है एक छोटा सा स्थान वहाँ पर छोड़ा जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अतः स्थल या अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा, तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। जो झील की तली है नीचे साइड, वहाँ पर क्या होती है, बर्फ नहीं जम पाती, इसलिए वहाँ पर जीवित रहती हैं। बात करें बर्फ पर जो दाब बढ़ने से उसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, घट जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूरी की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो याद रखना है पूर्ण विकिरण जो उत्तर मापी है उसके द्वारा जो है मापा जाता है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का जो द्रव्यांक है वो निम्नोत्तर होता है। थर्माकोल यानी कि जो ताप युग्मक है एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है, तो एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, इसके लिए उसको बनाया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ऊष्मा यानी कि हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रमफोर्ड ने जो दिया था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पहले दिया था। ओके, शरीर का जो मानव शरीर है उसका तापमान 9.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा, तो आपको याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करें इसके बारे में आपको क्या चीज़ नोट करनी है, तो मानव शरीर का तापमान जो है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में अगर बात करें तो 310 केल्विन होगा। केल्विन में कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। उस ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ओके, किस वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, तो देखिए उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है, उसका सूचक होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो विकिरण के माध्यम से आती है। न्यूनतम तापमानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो निम्न तापिकी कहते हैं। ताप विद्युत उत्तर मापी का प्रयोग हम कब करते हैं, तो बहुत उच्च तापमान के मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना रहता है, मैंने आपको बताया था, वो आता है आपका 310 केल्विन। के मतलब 1000 नहीं है, यहाँ पर केल्विन है। ओके,
कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पे ये एक ही होंगे। ओके, बात करें न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला देखते हैं, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम किसने दिया था? ये किरचॉफ द्वारा दिया गया था। वायु में ध्वनि के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने पर क्या होता है? घटता है, और बढ़ने पर बढ़ता है। पारे के हिमांक कितना होता है? हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, तो चलन व संवहन विकिरण से। थर्मस फ्लास्क के जो आंतरिक दीवारें हैं वो चमकीली होती है, तो विकिरण द्वारा होने वाली जो ऊष्मा है, ऊष्मा हानि रोकने के लिए जो है ये चमकीली होती है। बात करें दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जल की विशिष्ट जो ऊष्माधारिता है वो काफ़ी अधिक होती है इसके कारण। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि देखिए ठंडे देशों में कारों की जो रेडिएटर है, रेडिएटर में पानी को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है। बात करें हम लोग, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। परम शून्य ताप क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव तापमान है, जिसे परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि हम लोग सेल्सियस स्केल पर देखें तो इसका होता है -273 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। ओके, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घटता है। ओके, बात करें कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूल क्या नियंत्रण करता है? तो देखिए वो केवल आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप में रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, तो रजत परत जो है लगाई जाती है, जिसके कारण जो है वो उसका ताप जो है समान रहता है या मेंटेन रहता है। ओके, यह ऊष्मा को अवशोषित करने के बजाय जो है उसे पेय पदार्थ को वापस लौटा देती है। ओके, ये ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित नहीं करती है। बात करें रोगियों की जो सिकाई गर्म जल की बोतल से की जाती है, क्यों करी जाती है? तो देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह देर तक गर्म रहती है, इसके कारण जो है उनकी सिकाई की जाती है। बात करें बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे के जो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए तापमान क्या होता है? वो बढ़ जाता है, क्योंकि पंखा चलाने से हवा के कण तेजी से गति करते हैं, और जिससे उनमें घर्षण बल बढ़ जाता है, और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कमरे का ताप जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, आगे देखते हैं पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो देखिए पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का जो ताप नियंत्रण है, ताप नियंत्रण करना जो है हमारे पसीने का मुख्य उपयोग है। पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए 357 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें विकिरण की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, लगभग 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, बात करें बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। क्यों होती हैं? देखिए क्योंकि बादल पृथ्वी तथा जो हवा ऊष्मा की विकिरण को रोकता है। तप्त जल की थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। आपको याद रखना है, रट लेना है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है। बात करें धातुओं की जो चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? तो क्योंकि देखिए लकड़ी जो है ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, इसके कारण जो है वो लगाए जाते हैं। मैंने आपको शुरू में कंडक्शन बताया था ना, वो कंडक्शन के कारण जो है आपको चीज़ गर्म लगती है। ओके, देखते हैं अगला हम लोग, वह ताप जिस पर बर्फ पानी व वाष्प संतुलन में रहता है वो कहा जाता है, वो त्रिक बिंदु कहा जाता है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती हैं, क्योंकि देखिए वो पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। वही क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं। कांच, तांबा व सीसा जल में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो जल में जो है विशिष्ट ऊष्मा होती है। प्लांक नियतांक की यूनिट है, इकाई है, तो वो है जैस। ठीक है, बात करें हम लोग कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। रेफ्रिजरेटर पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि देखिए इनका जो न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और वो फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बाद अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। थर्म किसका यूनिट? तो ऊष्मा का यूनिट है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। गैस फ्लेम ज्वाला में की सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं।
जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है, ये उसका कारण है। पानी के घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें माध्यम से जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। बात करें जो शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए वो गर्म करके रखते हैं। पानी कब उबलता है? तो देखिए जब जल का जो स्थिति बाष्प दाब है वो वातावरणीय दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है, जब इसलिए जो है पानी उबलने लगता है। तो यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा, कंडेंसेशन द्वारा होता है, कन्वेक्शन द्वारा होता है, कंडेंसेशन नहीं कन्वेक्शन द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में जो पानी का तल है वो कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ जाता है। तो भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि देखिए भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने पर जो बर्फ़ का गलनांक है वो घट जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो हैं वो शीतल क्यों होते हैं? तो देखिए उनके पास जो है प्रकाश पहुंचता है तो वो परावर्तित कर देते हैं, और जो सफ़ेद वस्त्र रहते हैं या सफ़ेद कलर रहता है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है, याद रखना है। और जो सोलर कुकर आप देखते हैं वो ब्लैक क्यों बनाए जाते हैं, या जो हमारे सोलर पैनल है वो ब्लैक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो प्रकाश के अच्छे अवशोषक होते हैं। बात करें ऊनी कपड़ों के सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे क्या होते हैं? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बात करें हम लोग कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका जो है ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो लकड़ी की तुलना में जो लोहे की ऊष्मा की अच्छा चालक होता है, जो लोहा रहता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक रहता है लकड़ी की अपेक्षा। जो बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? वो ऊष्मा विकिरण को नापता है। याद रखना है, बोलोमीटर किसको नापता है? ऊष्मा विकिरण को नापता है। किसी ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर बाष्प में बदलता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो उसका द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। ऊष्मा विकिरण का तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो वो 8000 एंगस्ट्रॉन से होती है आपकी 3 मिलीमीटर तक। ओके, बात करें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक क्यों होता है? तो देखिए कि क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े क्या होते हैं? अच्छे परावर्तक होते हैं, आपको मालूम है, मैं बता ही चुका हूँ। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्यों? क्योंकि देखिए सुबह की किरणें तिरछी आपतित होती हैं, क्योंकि इससे उनकी गर्मी जो है बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है। ओके, बात करें हम लोग कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण द्वारा जो है अच्छे से स्थानांतरित होती है। बात करें हम लोग जल, पारा, एल्कोहल व ईथर में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो पारा जो है सबसे अच्छा जो है चालक है, सर्वोत्तम चालक है। बात करें जल की अधिकतम घनत्व होता है तो वो 277 केल्विन पर होता है। जब बर्फ़ में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन कैसा रहता है? तो देखिए पहले कम होता है और उसके बाद क्या होता है? वो बढ़ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि द्रव को गर्म करने पर उनका जो आयतन है वो बढ़ता है और जो घनत्व है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है? कोई भी द्रव को अगर आप गर्म करोगे तो उसका जो आयतन है, ओके, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन पानी का जो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन कम होता है और घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का जो और अन्य द्रव्यों की तरह क्या है? आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। याद रखना है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो क्या कार्य है उसका? वो एक समान तापमान बनाए रखता है, उसका ये कार्य है। निम्न तापीय इंजन यानी कि जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसका प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? वो आपकी रॉकेट टेक्नोलॉजी वहाँ पर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि न्यून तापमान यानी कि जो क्रायोजेनेसिस है उनका अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा व चुंबकीय प्रथापन की जो दूरी मिति है उसमें करा जाता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि देखिए उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, तो इसका कारण क्या है? तो आर्द्रता के कारण जो है पसीना वाष्पित होती है, इसके कारण जो है वो क्या उसको परेशानी महसूस होती है। बात करें गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारा जो पसीना है वो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है।
किसी द्रव्य की उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाष्पीकरण कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो 6000 केल्विन होता है, आपको ध्यान रखना है। बात करें हम लोग कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए क्वथनांक बढ़ता है और जो जमाव बिंदु है वो घटता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का जो सबसे अधिक अवशोषण होता है, तो जब वह हो कैसा हो? काला और वो खुरदरा हो, तो वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना हो जाता है? तो 160 फ़ारेनहाइट पर जो है ये दुगुना हो जाता है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का जो प्रयोग किया जाता है वो क्योंकि इसमें क्या होता है? उच्च चालकता होती है। थर्मामीटर आपने देखा होगा, उसमें पारा का उपयोग किया जाता है, पारद लिखा है, पारा होगा वो, ठीक है। बात करें हम लोग अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है, तो वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत बार एक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों पकता है? क्योंकि देखिए अधिक दाब के कारण जो उबलते पानी है, पानी का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? पदार्थ का घनत्व घट जाता है। खाना पकाने के जो बर्तन में लकड़ी अथवा जो बैकेलाइट का हैंडल होता है, क्यों होता है? क्योंकि देखिए लकड़ी व जो बैकेलाइट है वो ऊष्मा के अच्छे कुचालक होते हैं, ओके। बात करें यदि किसी स्थान के तापमान में जो सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता कैसी रहती होगी? तो वो घटेगी, ओके। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो वो होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो कि किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, मतलब खुद से चलाता है, ओके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? देखिए ऊंची पहाड़ियों पर जो तापमान का हिमांक से कम हो जाता है और तथा जो जलवाष्प है वो जमकर क्या होती है? बर्फ बन जाती है। पहाड़ों की चोटियों पर आलूओं की पकने से अधिक समय लगता है। आलूओं को पकने में अधिक समय क्यों लगता है? देखिए क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता है। पर्वतों पर जो आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? तो देखिए ये सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा है वो परावर्तित कर देती है। अधिकांश ऊष्मा क्या है? वो परावर्तित करती है, क्योंकि पर्वतों पे क्या होती है? बहुत सारी आइस होती है और वो उनका कलर कैसा रहता है? वाइट रहता है। और आपको तो मालूम है कि वाइट जो रहता है वो ऊष्मा का अच्छा परावर्तक भी होता है, ओके। बात करें तेज हवा वाली रात्रि में औस नहीं बनते, क्यों? क्योंकि देखिए बाष्पीकरण जो है वो तेज दर जो होती है वो तेज होती है। बाष्पीकरण दर क्या होती है? तेज होती है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होती है। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? देखिए बर्फ का जो अधिक भाग है वो जल बन पाता है। बात करें मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो बाष्पीकरण के कारण जो है वो ठंडा होता है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि होती है। क्वथनांक को क्या होता है? बढ़ा देती है वो। बात करें एक थर्मोमीटर जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह क्या कहलाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। जब सीले बिस्कुट की थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम होती है और इसलिए जो है अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग कि शीतकाल में एक मोटी कमीज के अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो देखिए 2 कमीज की बीच की जो वायु में परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं, जिससे वो हमको गर्म रखती हैं। इसके बाद बाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर जो है उच्च दाब होता है, इसके कारण। बात करें शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों होता है? क्योंकि देखिए पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है और जो ताप का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। जल प्रताप के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण क्या होता है? तो देखिए ये गिर रहे जो जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, यही उसका कारण होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर
द्रव्य से बाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण से अवशोषित होती है, तो केवल जो उच्च तरंग देते हैं उनको ही अवशोषित कर सकती है। बात करें शीत ऋतु में दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर वह ज़्यादा ठंडा होने महसूस करते हैं, तो देखिए साफ मौसम पर। ओके, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो साफ मौसम होने पर जो है हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसकी तल में जल द्रव्य अवस्था जो है अवस्था में बना रहता है, और ये किस कारण होता है, तो देखिए जो जल है वो द्रव्य अवस्था में बना रहता है। ये क्यों होता है, तो देखिए जल की जो सघनता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणित होता है तो क्या कहलाता है, वो उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको ये कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को अगर आपको रिवाइज करना है तो इसकी स्पीड बढ़ा के आप लोग रिवाइज कर सकते हैं फटाफट। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।